बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के कंट्री यूके के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यूके की ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि यूके का बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ लगता है, ताकि हम उसके बारे में मज़ीद जान सकें कि उससे आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऑल्दो ब्रेग्जिट के बाद यूके is no more a part of European Union, लेकिन still UK can be considered as a first step to enter Europe. इसकी ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, और यूनाइटेड किंगडम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ थ्री कंट्रीज, विच इज वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और नॉर्दर्न आयरलैंड का कुछ हिस्सा यूके के अंदर शामिल है। यूनाइटेड का वर्ड जहाँ पे भी शामिल होगा उसका मतलब ये होगा कि कुछ कंट्रीज जो है वो उनकी यूनियन जो है वो इसमें शामिल है। तो इसमें तीन कंट्रीज की यूनियन है, विच इज वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। सो फॉर साउदर्न आयरलैंड आपको सेपरेटली वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी किस एरिया में है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्रिटिकल है, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में और उस एरिया में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये आपके बजट पर बहुत इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आप वहाँ पर एडमिशन अगर ले लें और हासिल कर लें, लेकिन आपका बजट उस लिहाज से ना हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज कॉस्ट ब्रेक डाउन, और नंबर टू इज बेसिकली अबाउट द कि प्रोसेस क्या है स्टडी वीज़ा का। सबसे पहले कॉस्ट ब्रेक डाउन के बारे में जान लेते हैं। यूके का स्टडी वीज़ा जानने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, लेट्स से अगर आप सेल्फ फंडिंग पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको दो किस्म की कॉस्ट्स को बेयर करना पड़ेगी। नंबर वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड अनदर इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट से मुराद है वो पैसे जो आपको अप्लाई करने के लिए पे करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और वेरिएबल कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट है जो कि डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि आपको एम्बेसी को पे करनी पड़ती है, विच इज़ 490 और एज ऑफ 16 मई 2024 एक पाउंड 352 रुपीज़ का है। अगर इसको कन्वर्ट करें PKR में, तो ये अमाउंट बनती है अराउंड 1,72,480 रुपीज़। ये एक फिक्स कॉस्ट है। और इसी तरह हेल्थ केयर सरचार्ज भी 700 पाउंड के अराउंड है। ये इंक्रीज हो चुका है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अराउंड ये 700 पाउंड हेल्थ केयर सरचार्ज आपको पे करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 लाख रुपया बनता है। ये एक्सपेंसेस तो आपको पे करने ही पड़ते हैं लाजमी, और ये 4,20,640 रुपये का खर्चा बनता है। और दूसरी जो फिक्स कॉस्ट है जो कि आपको शो करनी ही पड़ती है, विच इज़ 9,207 पाउंड। आपको 1,023 पाउंड शो करने पड़ते हैं कि आप वहाँ पर जो उनकी लिविंग कॉस्ट है, उधर रहने के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। एक महीने का उधर का खर्चा जो है 1,023 पाउंड है। दैट टू इज़ अगर आप आउटसाइड लंदन की किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये जो है, अगर 9 मंथ्स के लिए आपको ये खर्चा शो करना पड़ता है। अगर 1,023 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनता है ऑलमोस्ट 32 लाख। ये आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक महीने के बैंक स्टेटमेंट में आपको ये अमाउंट, और जो यूनिवर्सिटी फीस जो आपको देनी है उसकी अमाउंट शो करनी पड़ेगी। मैं आपको ये समझाता हूँ ये कैलकुलेशन किस तरह हुई है। कि ये अगर 17,000 अगर किसी यूनिवर्सिटी की फीस हो, और उसमें से आपने 5,000 इनिशियल डिपॉजिट जो है वो पे कर दिए हैं ऑलरेडी, ये 5,000 पाउंड जो है उसकी अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी। ये 12,000 पाउंड की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ेगी। ये टोटल बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये इसको इंक्लूड करके, यानी कि जो लिविंग कॉस्ट है और प्लस ये 17,000 और माइनस ये अमाउंट, तो ये टोटल बनता है 73,74,024 रुपीज़।
सो ये अमाउंट आपको बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 1 महीने के लिए रखवाना पड़ेगी। और ये आप इस ये बैंक स्टेटमेंट यहाँ तक तो ऐसे लगता है कि जैसे ये यूके जाना एक दीवाने का ख्वाब है, लेकिन तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करूँगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आपके लिए बहुत सी राहें खुल सकती हैं। इसमें प्लान ए तो है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लान बी ये है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी लोन बॉडी से लोन हासिल कर सकते हैं। और प्लान सी है कि आप वर्क वीज़ा या किसी भी दूसरे रूट के ज़रिए आप यूके या किसी भी यूरोप के कंट्री जा सकते हैं। और प्लान डी जो है वो तो काफ़ी ऑब्वियस है कि आप सेल्फ फंडिंग पे स्टडी वीज़ा के लिए जा सकते हैं। सो स्टडी वीज़ा के लिए मैं आपको क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि सबसे पहली रीज़न ये है कि आप स्टडी वीज़ा के बाद ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये एक बहुत इजी वे है जॉब हासिल करने का यूके में, और किसी भी दूसरे यूरोप की कंट्री मूव करने का एक एक्सपीरियंस और स्टडी हासिल करने के बाद। और दूसरा ये कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जो कि बहुत एक बड़ा एज है। अगर आप फ्रांस, इटली या जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। आप लैंग्वेज जब तक आप ना उस पर कंप्लीट अबूर हासिल कर लें, आपके लिए वहाँ पे जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूके एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर यूरोप में दाखिल होने का एक ज़रिया बन सकता है। सो अब चलते हैं कि हम प्लान्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी एक जनरल ओवरऑल व्यू आपको मैं दूंगा यहाँ पर। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। प्लान ए तो यह है कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल स्कॉलरशिप वो होती है जो कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ऑफर करने की अथॉरिटी रखती है, जैसे कि लिंकन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप या ग्लोबल पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इसको मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका इसमें एक एडमिशन होना लाजमी है। आप जब जब आपको यहाँ से ऑफ़र लेटर मिल जाए इस यूनिवर्सिटी से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने सितंबर 2024 या जनवरी 2025 के लिए अप्लाई करना हुआ आपका लाजमी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये स्कॉलरशिप आपको कितना फंडिंग देगी, ये 50% स्कॉलरशिप, ये 50% जो है ऑलमोस्ट आपको ट्यूशन फ़ी आपकी रिड्यूस कर देगी। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको 50% फ़ीस ऑफ हो जाएगी। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है, आप कि कहा जाता है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो जहाँ पे आप जो है वो हिम्मत रखते हैं तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत से राहें खोल देता है। सो ये एक पहला प्लान है कि आप एक्सटर्नल या इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप में आप कॉमनवेल्थ या शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं स्ट्रेटजी आपको ये बता दूं कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप या शेवनिंग स्कॉलरशिप हासिल करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, और उसके बाद और कम से कम वो एडमिशन आपका 1 साल तक का होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज जो है वो जून है, ये मई का महीना है, तो आपने नेक्स्ट जो है वो सितंबर नेक्स्ट ईयर सितंबर 2025 की इनटेक के लिए अप्लाई करना है। सो यू विल हैव एम्पल टाइम टू अप्लाई फॉर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्कॉलरशिप्स। और अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल पैसों का रेंज ना भी हो सके तो आपके पास 1 डेढ़ साल का अरसा होगा जो कि आप जिसमें आप अपने पैसे या कोई भी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। आपके पास ऑफर लेटर होगा तो आप इजीली कर सकेंगे। प्लान बी है कि आप लोन हासिल कर सकते हैं। और प्लान सी जैसे कि वर्क वीज़ा, और प्लान डी सेल्फ फंडिंग के बारे में हम इजीली जो है वो सारी बातें कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके का स्टडी वीज़ा प्रोसेस क्या है। सो तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह